पहले आपको बताएं, वजीर आला सिंध का भत्ताखोरों के गिर्द घेरा तंग करने का दो टोक ऐलान। कराची में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, भत्ताखोरों का पहले भी खात्मा किया, आइंदा भी करेंगे। ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत ने आज बताया है कि बैरून मुल्क छुपे भत्ताखोरों के हैंडलर्स की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबता कर लिया है। गुज़श्ता रोज मुलाकात के लिए आने वालों ने भत्ताखोरी के खिलाफ सिंध हुकूमत के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया था। मेरा ख्याल है जो एक्शंस हुए हैं उनसे भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड थे। उनकी ज़्यादा जो शिकायत थी कि हाँ जी इधर तो मारे जाते हैं लोग लेकिन फिर दूसरे पैदा हो जाते हैं, और उनके जो हैंडलर्स हैं उनको आपने पकड़ना है और वो हैंडलर्स मुल्क से बाहर हैं। उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को हमने लिखा हुआ था। वफाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। इंशाल्लाह ताला पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने ख़त्म किया है, किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर को नहीं। कराची के ताजिर भत्ताखोरों के निशाने पर हसास इदारे मुतहरिक हो गए। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं कि मामले पर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, हसास इदारे भी राबते में हैं। सिक्योरिटी हुकाम के साथ आज शाम हमारी अहम मुलाकात है। तो कराची के ताजिर भत्ताखोरों के निशाने पर हैं। इसी सिलसिले में हसास इदारे भी मुतहरिक हो गए हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं कि मामले पर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, हसास इदारे भी राबते में हैं। सिक्योरिटी हुकाम के साथ आज शाम हमारी अहम मुलाकात है। तो अहम मामला है जिसके सिलसिले में हसास इदारे मुतहरिक हो गए हैं। कराची के ताजिर भत्ताखोरों के निशाने पर हैं। भत्ताखोरी के मामले पर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, ये बताया गया है चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की जानिब से। हसास इदारे भी भत्ताखोरी के मामले पर राबते में हैं। सिक्योरिटी हुकाम के साथ आज शाम हमारी अहम मुलाकात है। सिक्योरिटी इदारों के साथ अहम मालूमात शेयर की हैं। भत्ताखोरों ने ताजिरों से करोड़ों रुपए भत्ता तलब किया था। ये अहम तरीन नौयत का मामला है। कराची के ताजिर भत्ताखोरों के निशाने पर हैं और इसी सिलसिले में अब ये देखा जा रहा है कि हसास इदारे भी मुतहरिक हो गए हैं, जबकि चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की जानिब से ये कहा गया है कि मामले पर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। मजीद क्या चल रहा है जानते हैं। कराची में रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें ये जो भत्ते का इशू है ये कराची में कोई नया नहीं है। भत्ते का मैग्नीट्यूड जब बहुत बड़ा और इसमें फायरिंग और धमकियां और कत्ल गारतगिरी भी जब शामिल हो गई और बड़े पैमाने पे भत्ते की पर्चियां ताजिरों को मौसूल हुई, तो इसका फिर ना सिर्फ इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद इसका बहुत ऊपर की सतह पे जो है नोटिस लिया गया। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि अब सिक्योरिटी इदारे भी इस मामले में मुतहरिक हो गए हैं और उन्होंने तमाम डेटा जो है वो बिल्डर्स को बुलाया गया, उनसे जो है वो उन्होंने शेयर किया है डेटा हसास इदारों के साथ। और हसास इदारों के में आज जो है वो हसन बख्शी जो चेयरमैन आबाद हैं उनको आज शाम जो है उनके साथ एक अहम मीटिंग भी है, इजलास है, जिसमें सारी मालूमात वो शेयर करेंगे और हसास इदारे भी बताएंगे कि वो इस सिलसिले में जो है वो क्या अपनी पेशरफ्त कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो ये खबर है हमारे पास, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो है वो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं इस भत्ता इशू को लेकर, क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने भी कल बुलाया हुआ था बिल्डर्स को और उनको कहा था कि मैं ना सिर्फ वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला से बात करूंगा बल्कि मैं इस मामले में आप कुछ दिनों में बहुत जल्द बेहतरी देखेंगे और हम जो है इन भत्ताखोरों को पकड़ के गिरफ्तार करके लेके आएंगे। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि बिल्डर एसोसिएशन आबाद ने हुकूमत को ये जो है पेशकश भी की है कि अगर वज़ीर दाखिला जो है ईरान वसीउल्लाह लाकू को और समद काठियावाड़ी को लेने जाते हैं अफगानिस्तान, तो हम खुद उनके साथ जाएंगे और उनको लेकर आएंगे। और बहुत सारे ताजिर ऐसे हैं जो ना सिर्फ डट गए हैं बल्कि उन्होंने अपनी जान के खौफ से कराची छोड़ने से भी इनकार कर दिया है, जिसमें कि चेयरमैन सीनियर वाइस चेयरमैन अफजल हमीद भी शामिल है। उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि पुलिस के आला हुकाम उनसे अब राब्ते में है, मुसलसल रोज़ उनसे अपडेट्स लेते हैं। और ये भी है कि कराची में अब फिलहाल जो है ये भत्ते की कॉल्स आना जो है वो रुक गई है इस मामले के बाद, लेकिन सूरत हाल अभी भी कुछ ज़्यादा बहुत बेहतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई हो या कोई भत्ताखोर पकड़ा गया हो, लेकिन बिल्कुल सूरत हाल बेहतर नहीं है। तो रिजवान, क्या लाएहामल तरतीब दिया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से? और अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि हसास इदारे भी मुतहरिक हो गए हैं, तो किस तरह से इस प्रोसेस को आगे लेकर जाया जाएगा? जी बिल्कुल, इसको लाइन ऑफ एक्शन बनाने के लिए ही ये लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। कल आईजी सिंध ने भी मुलाकात की, वज़ीर आला सिंध ने उनको हिदायत की, वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ। इसका आप इस हवाले से मतलब अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि चीफ सेक्रेटरी, मेयर कराची, एडिशनल सेक्रेटरी, वज़ीर दाखिला, आईजी सिंध, एडिशनल आईजी सिंध सब उस मीटिंग्स में मौजूद थे। और उसके बाद फिर आज जो है वो एक हसास इदारे के दफ्तर में जो है वो चेयरमैन आबाद हसन बख्शी को बुलाया गया है और वहाँ मीटिंग है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ही तैयार करने के लिए जो है ये लगातार मीटिंग्स हो रही हैं।
रही है। और यही कहना है हसन बख्शी का हमारे साथ बातचीत करते हुए कि जल्द सिक्योरिटी इदारों ने यकीन दिलानी का है कि इस सिलसिले में वो पेशरफ्त होती देखेंगे और सूरत हाल बेहतर होगी। अच्छा, और ताजरों की सिक्योरिटी के लिए क्या पुलिस और रेंजर्स के इख्तियारात में भी कोई इजाफा किया गया है? देखिए, पुलिस और रेंजर्स के इख्तियारात पहले ही उनको सारे इख्तियारात मिले हुए हैं, रेंजर्स को भी, पुलिस को भी। लेकिन ये कि जो बड़े ताजिर हैं, जैसे कि सीनियर वाइस चेयरमैन अफजल हमीद को जो है धमकी हमें कॉल्स आई थी और उनको क्या कहते हैं भत्ते की पर्ची भी मौसूल हुई थी, तो उसके बाद उनकी सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ाई गई है। इसी तरह जो ताजिर कंप्लेन कर रहे हैं, 8 दरखास्तें 8 FIR कटी हुई है, उन 8 ताजिरों की सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ाई गई है। और बाकी भी जो अगर कोई किसी को ऐसे कोई खदशात होते हैं तो उसको पुलिस फौरी तौर पर सिक्योरिटी फराहम करने के लिए कह दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। नाजरीन, दोबारा भत्ताखोरी शुरू हो चुकी है। सिंध हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की तनकीद, कहा कि शहर को सिस्टम की हुक्मरानी ने यरगमाल बना रखा है, लोगों की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। शहर कराची को सिस्टम की हुक्मरानी ने यरगमाल बनाया हुआ है। अब ताजिर भी परेशान हैं, बिल्डर्स भी परेशान हैं, डेवलपर्स भी परेशान हैं, लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। स्कीम 33 में जो सोसाइटीज़ हैं उनका कोई वाली वारिस ही नहीं है, और इन कब्ज़ा माफिया को सपोर्ट करने वाले, इनको बैकअप देने वाले वो सारे वो लोग हैं जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं। शहर के हर इदारे को पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार की हविस की में बर्बाद कर दिया गया है। हुकूमत सिंध का सारा जोर किस चीज़ पर है? ई चालान के नाम पर। ये कैसे ड्रोन है कि जिसमें स्ट्रीट क्रिमिनल्स जिसके दायरे से बाहर हैं। दूसरी जानिब कराची में भत्ताखोरी के दोबारा सर उठाने पर MQM रहनुमा फारूक सत्तार को तशवीश, कहा कि ताजिर भत्ताखोरों के नाम और दीगर तफसीलात फराहम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत मुलजिमों के खिलाफ संजीदा इकदाम करे। 17 साल से सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। यहाँ पर एक और अहम खबर आपको दें, ढाका एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सख्त। इस हवाले से आपको बताएं तो गैर मुल्की मीडिया की जानिब से ये बताया गया है कि फौज तैनात कर दी गई है। उस्मान हादी का जज्दे खाकी कुछ देर बाद ढाका एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। ढाका एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक फौज तैनात कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, ढाका एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, फौज तैनात कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से ये बताया गया है कि उस्मान हादी का जज्दे खाकी कुछ देर बाद ढाका एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। ढाका एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक फौज तैनात है। नाजरीन, 2 कौमी नजरिया दफन करने का दावेदार भारत का खुद अपना बयानिया खलीज बंगाल में डूब गया। हसीना वाजिद की बेजा हिमायत और बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में बार बार मुदाखलत पर बांग्लादेश के मुसलमानों को अब यकीन हो गया है कि उनका अज़ली दुश्मन भारत ही है। नौजवान सियासी रहनुमा के कत्ल के बाद भारत मुखालिफ जज्बात उरूज पर हैं। ढाका में नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स को जूते मारे गए। मुश्तिल मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर आज़म की तस्वीर को पांव तले रोन दिया। ढाका के इलाके शाहबाग में एक बार फिर हजारों मुजाहिरीन जमा होने लगे। मुजाहिरीन का कहना है कि उस्मान हादी को भारत ने उनकी आवाज दबाने के लिए कत्ल करवाया। कातिलों और हसीना वाजिद की भारत से वापस तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। बांग्लादेश के दीगर शहरों में भी भारत मुखालिफ मुजाहिरे हो रही हैं। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में गरक करने के लिए भारतीय दावे की नफी है। भारत बांग्लादेश में अपना असर व रसूख मुकम्मल तौर पर खो चुका है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अगर किसी मुसलमान रहनुमा ने हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो क्या तब भी बीजेपी का यही रद्द अमल होता? मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा, खातून डॉक्टर मुसलमान है, इसलिए भारतीय हुक्मरान जमात का रद्द अमल भी अलग है, इनसे बेहतरी की उम्मीद नहीं है। खबर यह है कि मुख्तलिफ ममालिक से कराची डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में रवां बरस 4000 से ज़ायद का इजाफा हुआ। FIA के मुताबिक रवां बरस के 11 माह में डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 20,262 रही है। मजीद जानते हैं जावेद चौधरी से। जावेद, क्या वजह बनी? जी बिल्कुल, कराची से डिपोर्ट किए गए, कराची एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किए गए पाकिस्तानियों की तादाद में रवां बरस 4000 से ज़ायद का इजाफा हुआ है। 11 माह में डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 20,262 रही।
गुज़श्ता बरस इसी मुद्दत में डिपोर्ट अफराद की तादाद 16,461 थी। डिपोर्ट किए गए अफराद की अक्सरियत सऊदीया UAE से डिपोर्ट की गई। खलीजी ममालिक पहुंचने वाले पाकिस्तानियों में भीख मांगने की तादाद ज्यादा है। विजिट वीजा पर मुख्तलिफ ममालिक पहुंचने के बाद यूरोप और दीगर ममालिक जाने की कोशिश के में अफराद भी डिपोर्ट हुए। यूरोपीय ममालिक समेत वस्त एशियाई रास्तों के अलावा कम्बोडिया, अफ्रीकी ममालिक और दीगर ममालिक से भी पाकिस्तान को डिपोर्ट किया गया है। जबकि उम्रा वीजा के साथ यूरोपीय ममालिक पहुंचने की कोशिश करने वालों को भी बड़ी तादाद में डिपोर्ट किया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से FIA की जानिब से सर्विलेंस और प्रोफाइलिंग का अमल मजीद तेज कर दिया गया ताकि डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद की तादाद कम से कम हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। नाजरीन, अब आपको बताएं कि लफ्ज़ स्मगलिंग का नाम आते ही जहन में सोना, चांदी या कोई भारी भरकम चीज़ आती है जो गैर कानूनी तरीके से किसी सरकारी टैक्स अदा किए बगैर मुल्क में दाखिल हो। लेकिन अब हमारे हाथों में कीमती मोबाइल फ़ोन्स भी इस फहरिस्त में नुमायां होते जा रहे हैं। ये कीमती मोबाइल फ़ोन्स कोई ड्यूटी अदा किए बगैर कैसे हमारे हाथों में पहुँचते हैं, जानते हैं काजी हसन की रिपोर्ट में। मेरे हाथों में मौजूद लाखों मालियत के कीमती मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं, लेकिन मैंने इन्हें लाखों में नहीं हज़ारों में ख़रीदा है, क्योंकि ये फ़ोन नॉन कस्टम पेड स्मगल फ़ोन है। ये मेरे हाथों में पहुँचे कैसे, आइए आपको समझा। लाखों का मोबाइल हज़ारों में, वजह सिर्फ एक स्मगलिंग। कराची की बेशतर मार्केटों में नॉन कस्टम पेड फ़ोन्स की भरमार है जो ईरान से अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और फिर बलूचिस्तान के दुश्वार रास्तों से गुजरकर कराची पहुँचते हैं। बलूचिस्तान के दाखिली और खारजी रास्ते हैं, स्पेशली जो मोचको का एरिया है, वहाँ से ये चीज़ें ट्रांसमिट हो रही थी और हब से होते हुए यहाँ से आते हैं। और इनकी जो ट्रांसमिशन होती है वो वहाँ से चमन से, वहाँ पर इनके जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से होते हुए ये सारा क्रॉस करते हुए कराची और सिंध में पहुँचते हैं। कुछ अर्से पहले ही मोचको पुलिस ने एक खुफिया इत्तला पे गाड़ी से करोड़ों मालियत के 170 नॉन कस्टम पेड मोबाइल फोन बरामद किए थे। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं जो पकड़ी गई, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बड़ी मकदार में स्मगल फोन्स और दीगर सामान सिक्योरिटी इदारों के हाथ लगा। लेकिन अब भी कई गाड़ियां ऐसी हैं जो कानून की नजरों से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती हैं। ये तो चल रहा था और कम ज़रूर हो सकता है, इसको रोक सकते हैं, पर चूंकि मैंने आपको बताया कि स्मगलिंग का जो तरीका कार है वो बड़ा इनका डेलिकेट है। फैमिलीज़ को कार में बिठा के और उसके खुफिया खानों में अगर जाएं तो इनिशियली पुलिस का भी शक नहीं होता। मार्केट ज़राए बताते हैं कि टैक्सेस की शरह 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक होने की वजह से बेशतर मोबाइल फोन गैर कानूनी तौर पर लाके ब्लैक मार्केट में कम कीमत में फरोख्त होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ काजी हसन, समा, कराची। नॉन कस्टम पेड मोबाइल फ़ोन्स और ईरान, अफगानिस्तान और दीगर रास्तों से आते हैं। सदर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन मिनहाज गुलफाम कहते हैं कि पाकिस्तान में 40,000 वाले मोबाइल फ़ोन की ड्यूटी 80,000 रुपये ली जा रही है। मोबाइल फ़ोन की ड्यूटी स्ट्रक्चर पर नजरसानी और मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, जिससे न सिर्फ रेवेन्यू में इजाफा होगा बल्कि मईशत भी तरक्की करेगी। जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इनकी ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो मार्केट में जो मोबाइल फ़ोन आते हैं बाकायदा उसकी ड्यूटी पेड भी होते हैं, और जो नॉन कस्टम आते हैं ये अब देखने की ज़रूरत है हमारे इदारों को, और जहाँ से ये आ रहे हैं चाहे वो सी पोर्ट हो या एयरपोर्ट हो। हमने तो एक PTA को भी एक लेटर भी लिखा था कि एक एयरपोर्ट पे जो है वो बूथ बना दिया जाए बाकायदा, कि वहाँ से जो फ़ोन आते हैं उनको बाकायदा रजिस्टर किया जाए, उनकी ड्यूटी भरी जाए। मगर अलमिया ये है कि जो फोन हमारा 40,000 रुपए मालियत का है उसकी ड्यूटी जो है वो 80,000 रुपए आ रही है। तो ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिवाइज करने की जरूरत है। बजरिया रास्ता जो है वो बहुत सारे रास्ते हैं, अफगानिस्तान भी कह सकते हैं, ईरान भी कह सकते हैं। हम ताजिर बरादरी जो है वो ये चाह रही है कि जैसे 95% असेंबल्ड होते हैं मोबाइल फोन यहाँ पाकिस्तान में, और हम चाहते हैं कि इसकी बाकायदा जो 5% भी रह गया है उसका भी मैकेनिज्म जो है वो बनाया जाए। एक रोड मैप हम आपको देते हैं, इदारों को हम देते हैं, जिससे हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट होगा इंशाअल्लाह ताला, और मुल्क की मईशत भी जो है वो तरक्की करेगी। खबर यह है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासिलात का परवेज रशीद की जेर सदारत इजलास। वफाकी वजीर मवासिलात
अब्दुल अलीम खान की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। NHA के रेवेन्यू में एक साल में 63% इजाफा हुआ। 2024 में रेवेन्यू 66 अरब रुपए था, 2025 में बढ़कर 108 अरब रुपए पर पहुंच गया। वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने बताया कि गुज़श्ता 6 साल में NHA की आमदन में इजाफा नहीं हुआ था। हमारे आने के बाद एक साल में रेवेन्यू में नुमाया इजाफा हुआ। हम हुकूमत समेत किसी से फंड्स नहीं मांगेंगे। मोटरवेज और कौमी शाहरात पर सर्विस एरियाज समेत सहूलियात देंगे। 2026 में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। हर रोड और हाईवे पर हंगामी हालात के लिए एयर एम्बुलेंस की सहूलत होगी। हमने NHA को अरबों रुपए कमा कर दिए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं जी अहम खबर है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासिलात का परवेज रशीद की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। NHA के रेवेन्यू में एक साल में 63% इजाफा हुआ। 2024 में रेवेन्यू 66 अरब रुपए था, अब 2025 में बढ़कर 108 अरब रुपए पर पहुंच गया। वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने बताया कि गुज़श्ता 6 साल में NHA की आमदन में इजाफा नहीं हुआ था। हमारे आने के बाद एक साल में रेवेन्यू में नुमाया इजाफा हुआ। हम हुकूमत समेत किसी से फंड्स नहीं मांगेंगे। मोटरवेज और कौमी शाहरात पर सर्विस एरियाज समेत सहूलियात देंगे। 2026 में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। हर रोड और हाईवे पर हंगामी हालात के लिए एयर एम्बुलेंस की सहूलत होगी। हमने NHA को अरबों रुपए कमा कर दिए। आपको अपडेट करें, यह अहम खबर है, यह अहम मामला है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासिलात का परवेज रशीद की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। NHA के रेवेन्यू में एक साल में 63% इजाफा हुआ। 2024 में रेवेन्यू 66 अरब रुपए था, अब 2025 में बढ़कर 108 अरब रुपए पर पहुंच गया।